क्या हाल है चला लोग, सब कुशल मंगल। आज हम लोग सीखने वाले हैं लेक्चर 8, जो कि आपके एक्सरसाइज 3.2 जो हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 जो सॉल्व कर रहे थे, उसमें 18 नंबर प्रॉब्लम तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। और 19, 20, 21 एंड 22 ये 4 सवाल जो है ये बच गया था, जिसमें कि 19 एंड 20 ये 2 सवाल जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये आपको वर्ड्स प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है ना। उसके अलावा आपको 21 एंड 22 वो दोनों ऑब्जेक्टिव है ना। तो अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम जो है, इसमें 2 ही वर्ड्स प्रॉब्लम दिया गया है, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का एक अलग क्लास आप लोग को दिया जाएगा जब पूरा जो आपका मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का पूरा क्लास अलग से होगा, ठीक है ना। इसीलिए अभी जो 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसीलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ये 2 ही ऑब्जेक्टिव हुआ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आगे और भी सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपका है, जो कि आपको 19 नंबर प्रॉब्लम मिल रहा है आपके एनसीईआरटी बुक में। आपके सामने ये सवाल दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो सवाल को गौर से देखिएगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अ ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास जो है 30,000 रुपए है ना। तो उसको 2 अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 2 अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। उसमें क्या लिखा गया है, द फर्स्ट बॉन्ड्स पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। अब ये जो पहला जगह पे डालेगा वो रुपया पहला बॉन्ड्स में, वहां से उसको जो मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा 5%, ठीक है ना। उसके बाद अगला लिखा हुआ है, आप इधर देख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, द सेकेंड बॉन्ड्स पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। अब देखिए पहला जगह से उसको मिल रहा है कितना, 5%, और दूसरी जगह से कितना मिल रहा है, 7%, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 among the 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब यहाँ पे है कि ये मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करते हुए हम लोगों को ये 30,000 रुपया को 2 अलग अलग भाग में बांटना है, कि एक जगह से मिले उसको 5% इंटरेस्ट और दूसरा जगह से मिले उसको 7% इंटरेस्ट। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ Rs। अब यहाँ पे ए और बी 2 अलग अलग सवाल दिया है कि इस 30,000 रुपए को किस अलग अलग 2 भाग में कैसे बांटेंगे कि उनको ट्रस्ट फंड को टोटल जो मिलेगा इंटरेस्ट, वो पहला एक सवाल है, उसमें आपको ये समझना है कि 1800 रुपये उसको मिल रहा है पर ईयर इंटरेस्ट। तो 1800 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब 30,000 को 2 जगह उन्होंने डाला, 30,000 को 2 जगह डाला। पहला जगह से कितना मिल रहा है इंटरेस्ट और दूसरा जगह से कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, की उसको टोटल मिला करके एक साल में 1800 रुपये मतलब कि इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा नंबर सवाल बी नंबर में दिया गया है कि वही 30,000 रुपए को 5% पहला जगह दूसरा जगह 7% मिले, तो उसको 20,000 रुपये अगर 2,000 रुपये अगर मिलते हैं इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है कि वो कितने यहाँ पे 2 अलग अलग भाग में किस तरह से बांटा है रुपया को, है ना। तो सिंपल सी बात है कि 30,000 रुपए को 2 अलग अलग भागों में बांटना है। एक जगह से 5% ब्याज चाहिए, दूसरी जगह से 7% ब्याज चाहिए, और वो दोनों भाग में बांटने के बाद जो उधर से इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट पहला नंबर सवाल में कहता है कि 1800 रुपये हो रहा है, दूसरा नंबर सवाल में कहता है कि 2,000 रुपये हो रहा है। तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, सवाल फुल्ली इस बात पर डिपेंड है कि 30,000 को 2 भाग में बांटना है। 30,000 को 2 भाग में बांटना है, तो 30,000 को 2 भाग में हम लोग कैसे बांटेंगे। तो देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि 30,000 रुपए है, उसको 2 अलग अलग बॉन्ड्स में पेश करना है। तो हम लोग सिंपल से बात समझ लेंगे कि लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट इज X। मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है 30,000। 30,000 का पहला पार्ट या 2 पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है। एक पार्ट होगा फर्स्ट के लिए और दूसरा पार्ट होगा सेकंड के लिए। तो पहला पार्ट जो अमाउंट का होगा, पहला भाग जो होगा, 2 भाग में हम लोग 30,000 को बांटने वाले हैं, ठीक है ना। ये 30,000 को 2 भाग में जब बांटते हैं तो ये 2 भाग में बटेगा, ठीक है ना। एक जगह कितना होगा, दूसरा जगह कितना, यही पता करना है। तो माना कि पहला हमारा क्या होता है X, तो सेकेंड पार्ट जो होगा, सेकेंड
पार्ट जो होगा ऑफ टोटल अमाउंट इज, अब बताइए कि पहला जगह हमने x रुपए इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि 30,000 में पहला जगह हमने 10,000 दे दिया, तो अब इसका मतलब है फर्स्ट बाउंस में हमने 10,000 पे करते हैं, तो हमारे लिए सेकेंड बाउंस में पे करने के लिए कितने रहेगा, वो रहेगा 20,000 रुपए। अब यही चीज अगर ऐसा करें, इसमें अगर 15,000 रुपए हमने डाल दिया पहला जगह, तो अब हमारे पास दूसरा जगह डालने के लिए भी 15,000 बचेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 15,000 पहला जगह डालते हैं, उसको जब बचा कितना, मतलब इसको घटा देते हैं 30,000 माइनस 15,000, तो फिर 15,000 होता है। या फिर ऐसे करते हैं 30,000 माइनस क्या होता है 10,000, तो इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ये हो गया आपका 20,000 प्रॉब्लम, ठीक है ना। 20,000 आपको ये सेकेंड अमाउंट बचता है। तो यहां पे आप क्या करते हैं कि सेकेंड पार्ट जो होता है आपका 30,000 माइनस एक्स क्या हो जाता है, चला 30,000 माइनस एक्स हो जाता है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। दो पार्ट है हमारे अमाउंट का, ये 30,000 का दो भाग में बट गया। एक जगह हमने मान लिया क्या एक्स, दूसरा जगह हमने मान लिया क्या 30,000 माइनस एक्स, ये दो पार्ट। अब सवाल में आता है, सवाल वाले क्या कर रहे हैं, सवाल वाले कर रहे हैं कि पहला जगह से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 5% और दूसरा जगह से मिल रहा है 7%। तो इसका इंटरेस्ट का क्या है कि सिस्टम, तो उनको मिलना है आपका जो अमाउंट है। इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलता है, आपको जो अमाउंट रहता है उस अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये 30,000 माइनस एक्स, ठीक है ना, 30,000 माइनस एक्स ये दूसरा अमाउंट है, ये पहला है। तो अब यहाँ पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या करना, हमको लिखने का जो तरीका होता है, एक मैट्रिक्स जो पहले लेना हो वो लेना हॉरिजॉन्टली, उसके करस्पोंडिंग एक लेना है आपको वर्टिकली। ऐसा क्यों करते हैं, प्रोडक्ट में क्या होता है कि करस्पोंडिंग, जैसे एक्स के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो चीज आपके एक्स के करस्पोंडिंग लिखना होगा। तो 5% पहला जगह से मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 5% लिखेंगे। अब ये जो सेकेंड है इसको 7% से मल्टीप्लाई होना है, तो ये होगा 7%। तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से इंक्रीज कर आगे बढ़ता है और ये वर्टिकली इस तरह से नीचे गिरता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि प्रोडक्ट रूल में ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जिसको जिसके साथ गुना होना था वो एग्जैक्टली उसी से गुना हो रहा है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं ये मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग। हालांकि ये बहुत ही आसान है, हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें 5% गुना कर देते और इसमें हम लोग 7% गुना कर देते, डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, वो भी होता। लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करना है तो आखिर उसी चीज को दिखाना है, उसी चीज को हम कैसे दिखा पाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा और एक वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। तो जब भी इस तरह प्रोडक्ट रूल को फॉलो करते हुए कोई सवाल आएगा तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक लिखेंगे, दूसरा को वर्टिकल लिखेंगे, तभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आज इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया। देखिए पहला नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को कितना दिया गया है, 1800 रुपये दिया गया है। पहला जगह से हमको, पहला जो सवाल है ए नंबर प्रॉब्लम में हम लोग को दिया गया है 1800 रुपये। तो उसमें हमको क्या करना है कि अब 1800 रुपये इंटरेस्ट हो रहा है, हमारे इंटरेस्ट का ये सिस्टम चल रहा है, इसको इससे प्रोडक्ट किया जाए। अगर यहीं पे बी नंबर का सवाल होता है, यहाँ पे हम 1800 को मिटा देते, क्या लिख देते, इसको मिटा करके 2,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये बी नंबर सवाल बन जाता। तो अभी हम लोग को ए नंबर सवाल को सॉल्व करना है। ए नंबर सवाल सॉल्व करने के लिए 1800 डाल देते हैं। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 5x, और जो परसेंटेज है परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, आप लोग ये सब चीज जानते हैं। प्लस फिर ये ऑपरेट होगा इसके साथ, तो क्या हो गया 7 3 21 एंड 4 टाइम्स 0, फिर कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, ये x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -7x। अब तो 7% है, परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा आपको 100 इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो ये चीज हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कैलकुलेशन के लिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट बन के आ रहा है, हम एलिमेंट को कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है ना। तो एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का जो सिंबल है उसको हटा देते हैं। अब ये एलसीएम में आ गया आपके पास 100, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो 5x - 7s इज इक्वल टू -2x, और यहाँ पे हमारे पास 21 एंड 4 टाइम्स 0, इसको हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1800 है। अब ये 100 इधर मूव करेगा तो आपके पास हो जाएगा कितना 180000, ये हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू हो जाएगा 214 टाइम्स 0, ठीक है। उसके बाद माइनस में 2x आपको दिखेगा। अब ये जो 1800 है ये उधर जाएगा तो घटेगा इसके साथ, तो यहाँ पे देखिए 21, यहाँ पे क्या 18, तो घट के कितना बज रहा है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 1 2 3 4, ये जो 0 4 बार है वो हो गई, मतलब इसको उठा करके हमने उधर ले गया, 21 में 18 हो गया 3, और यहाँ पे 4 0 आपके पास पहले से है, ठीक है ना। अब ये 2x को अगर हम इधर मूव करते हैं तो ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2x। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो 300000/2,
है ना। अब ये डिवाइड कर रहा है किसको, 30,000 को। x इक्वल टू हमारे पास कितना हो रहा है देखिए, तो इसको अगर कटा दे 15 टाइम्स हो रहा है तो क्या हो गया 15, और ये हमारे पास 3 जीरो है। तो हमारे पास जो x का वैल्यू निकल करके आता है वो आता है 15,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पार्ट जो अमाउंट का 30,000 का जो पहला भाग जो होगा फर्स्ट बाउंस में जो पे किया जाता है, तो हमने क्या किया, ये हमारा 15,000 रुपए फर्स्ट बाउंस में हमने पे किया। अब सिंपल सी बात है भाई कि पहला जगह हमने 15,000 रुपए डालते हैं, तो दूसरा जगह देने के लिए हमारे पास 30,000 में से कितना बच गया, तो सेकेंड बाउंस जो होगा उसको हम लोग कितना देंगे 15,000, क्योंकि 30 माइनस 15 क्या होगा 15। तो सिंपल सी बात है, देयरफॉर हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि फर्स्ट पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट वो हो जाएगा हमारे पास 15,000 रुपए, ठीक है। और जो सेकेंड होगा टोटल अमाउंट का सेकेंड बॉन्ड्स को जो पे करना है वो सेकेंड पार्ट होगा 30,000 माइनस एक्स, है ना, 30,000 माइनस 15,000, तो घट करके आपको आ रहा है 15,000, ठीक है। ये हो जाता हमारा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो सवाल है इसमें एक सिंपल से बात कहा गया था कि 30,000 रुपए है, उसको दो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है, जिसमें उनको एक जगह से 5% ब्याज मिलने वाला है, एक जगह से 7% मिलने वाला है। और वो दोनों जब मिल जाएगा तो उसको हमको कहता है कि अगर ए नंबर सवाल सॉल्व करना है जिसमें कहता है 1800 रुपये इंटरेस्ट पर ईयर हमको मिल रहा है, तो बताइए कि ये 30,000 रुपये को कैसे कैसे इन्वेस्ट किया होगा। तो हमको बताना है कि पहला जगह 15,000 रुपया दिया, दूसरा जगह भी 15,000 रुपए ही दिया, लेकिन इंटरेस्ट दोनों अलग अलग होने के कारण इसको 1800 रुपए प्राप्त। चलिए अब इसी सवाल को हम लोग बनाते हैं बी नंबर का प्रॉब्लम। इसी को बी नंबर प्रॉब्लम होता तो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 2,000 रुपए, ठीक है ना, 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि इसमें हमको सब कुछ सेम डालना है। एक्स यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, बाय में 100 डालना है, फिर यहाँ पे आपके पास 3, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए 21, 4 टाइम्स 0, माइनस 7 1 7x बाय 100, ये आपको हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, तो हमारे पास हो जाता है कितना 100, यहाँ पे 5x माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x, और यहाँ पे हमारे पास है 21, 1 2 3 4 0, और यहाँ पे हो जाता है 20 0 0, ठीक है ना। अब ये आपका 100 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 2 लाख, कितना हो रहा है आपको 2 लाख हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2,10,000, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 2,10,000 हो रहा है, और यहाँ माइनस 2x है, ये माइनस 2x को अगर मूव करेंगे लेफ्ट साइड में तो हमारे पास पॉजिटिव 2x प्राप्त होगा, और ये जो 2 लाख है इसको उस साइड मूव करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 21 में 4 जीरो डालने के बाद यहाँ पे हमको लिखना है 20 1 2 3 4, ये ठीक है ना। अब दोनों को घटा दीजिए तो हो जाता है 2x इक्वल टू यहाँ पे 4 जीरो, तो घट के 4 जीरो ही रहेगा, उसके 21 में से 20 होगा तो आपको बचेगा 1, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो 2 5 जा 10 होता है, x इक्वल टू हो गया 5, और यहाँ पे 3 टाइम्स आपको 0 मिला। तो आप देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो वैल्यू आपको कितना मिल रहा है 5,000 ओनली, मतलब कि 5,000 रुपये हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर इस 2 भाग में बांटते इस 30,000 रुपए को, उसको अगर 2,000 रुपये ब्याज चाहिए तो पहला जगह पे उनको बहुत ही कम अमाउंट देना पड़ रहा है, जो कि आपको 5,000 मात्र है। तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट, तो 30,000 का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपको हो जाएगा 5,000 रुपीज, ठीक है ना। और यदि हमको सेकेंड पार्ट निकालना हो, सेकेंड पार्ट के लिए सिंपल सा है, तो क्या सिंपल सा है कि 30,000 में से आप 5,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना हो जाएगा 25,000। इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, खूबसूरत सवाल। कि आपको ये कॉमर्शियल प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा कि सवाल आपको क्या होता है इंटरेस्ट को लेकर के चल रहा है या अमाउंट को लेकर चल रहा है, तो इस तरह के सवाल है, ठीक है ना। चलिए खैर हम लोग को मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करना था, हम लोग अलजेब्रा का प्रयोग करना सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। 20 नंबर प्रॉब्लम, क्या लिखा हुआ है आप लोग को दिख रहा होगा सामने, क्या है, द बुक शॉप, एक बुक शॉप है ना, द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज। अब एक स्कूल है, उसके पास बुक शॉप में उसके जो किताब की दुकानें हैं, स्कूल का जो पर्टिकुलर होता है ना किताब का जो दुकान, उसमें उसको दिया गया है कितना कितना बुक है उसके पास अवेलेबल। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक।
ये तो बड़ी अजीब बात हो गया। केमिस्ट्री बुक है 10 डजन, 8 डजन है फिजिक्स बुक और 10 डजन है इकोनॉमिक्स बुक। इसको मैथ बुक देना चाहिए, मैथ का सवाल है, क्या ये लोग लिखा है। चलिए, तो फिर भी जो भी है हम लोग को बनाना है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नंबर काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री की जो किताबें हैं वो कितने हैं, 10 डोजन। 10 डोजन, डोजन में समझते हैं आप, एक डोजन में कितना होता है, 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चलेगा कि 120 केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिजिक्स बुक में नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक कितने हैं, 8 डोजन। 8 डोजन मतलब 8 दर्जन, 8 गुने 12 तो कितना हो गया, 96, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये आपको नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, इकोनॉमिक्स कितने हैं, 10 डोजन मतलब 10 दर्जन तो हो गया कितना, 120, इस प्रकार से। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो सवाल होते हैं कुछ स्टूडेंट खास करके वर्ड प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एक इमेज के रूप में दिमाग में सेव रखते हैं, उसको वर्ड से कोई मतलब नहीं रहता ज्यादा, उसको लगता है सेम सवाल है। मैंने एक बार अपने क्लासरूम में क्या किया था, टेस्ट लेते वक्त जो आपको डोजन लिखा हुआ है इसमें 10 डोजन, ये डोजन के जगह हमने पेयर कर दिया था सेट। तो उन बच्चे क्या करते हैं, फिर भी वो सवाल को पूरे पढ़ते नहीं है, उनको लगता है कि अच्छा वही सवाल है, उसको ऐसे ही बनाना है। तो वो एक जो रटंत पैटर्न होता है उसी पर सवाल को फ्रेमिंग कर देते हैं और आपका जो सॉल्यूशन है जो बुक में लिखा हुआ है, जो उन्होंने देखा है ऑलरेडी पहले से, उन्हीं को छाप देते हैं। जबकि हमने तो डोजन को पेयर में चेंज कर दिया था, तो अब वहां पे 12 से गुना नहीं करके 2 से गुना होना था, लेकिन फिर भी वो इसी तरह से बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस सब चीज में ऐसा होता है, ठीक है ना, वर्ड चेंज कर देगा कोई। तो आ जाइए, ये तो हमारे पास वह बुक की संख्या ये है। अब इसके क्या है, देखिए देयर सेलिंग प्राइस RS। अब देख इसका जो सेलिंग प्राइस है RS 80, 60 एंड 40 इच रिस्पेक्टिवली। अब प्रत्येक बुक का दाम, जो प्रत्येक बुक है, प्रत्येक बुक का जो दाम दिया गया है, इसका जो रेट दिया गया है, तो केमिस्ट्री बुक का जो रेट है वो कितना है, 80, और जो आपका फिजिक्स बुक है उसका रेट है 60, और जो इकोनॉमिक्स बुक है इसका रेट है आपको 40 रिस्पेक्टिवली, इस तरह से। अब हमको क्या कहा गया है कि फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब कहता है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करते हुए इस सवाल को सॉल्व कीजिए यदि सारा बुक शॉप से बिक चुका हो तो सिंपल सी बात है भाई, ये तो 3 क्लास का सवाल हो गया। बच्चा क्लास में हम लोग करते थे ना, एक आम का दाम है 5 रुपये, तो 10 आम है टोकरी में तो कितना हो जाएगा, वही चीज ये सवाल है। बस यहाँ पे इंटरमीडिएट में 12th में देखिए, 12th के सिलेबस में इतना इजी चीज रखा गया है ताकि सिर्फ मैट्रिक्स अलजेब्रा को प्रोडक्ट करना सिखा रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना है कि केमिस्ट्री बुक का, एक बुक का दाम है 80 रुपए, सिंपल सी बात है, 80 रुपए को गुना करना केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें। अब ये कहता है कि 60 को गुना करना है किससे, फिजिक्स से, और इकोनॉमिक्स बुक का रेट है आपको 40 रुपीज, तो 40 से गुना करना है, जो आएगा सो टोटल को कैलकुलेट कर देना है, हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करना है, तो यही चीज मैट्रिक्स को प्रयोग करते हुए कैसे करेंगे, तो हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस के लिए हम फिर से वही बात कहेंगे कि आपको पहले क्या करना है, एक मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल लिखना है। हॉरिजॉन्टल में लिखने के लिए आपको ये जो क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री बुक है, उसके फिजिक्स बुक कितना है 96, उसके बाद एक लिखना आपको इकोनॉमिक्स बुक कितने हैं आपको 120, ठीक है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके रेट जो मल्टीप्लाई होकर के उसके साथ ही सेम सेट हो जाए, तो उसके लिए हमको वर्टिकली लिखना पड़ता है ताकि वो सेट हो जाए। तो ये जो बुक है इसका दाम है 80 रुपए, उसके बाद इसका दाम है 60 रुपए, और ये इकोनॉमिक्स बुक का दाम है 40 रुपए पर पेज, है ना। तो ये इसका रेट हो गया, ठीक है ना। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए, तो अब इसको कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है, एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 120 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9620 प्लस, अब ये 96 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 रखेंगे, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, और 3 क्या हो जाएगा 57, है ना, प्लस तो 12 4 जा 48 एंड 2 0, ये हो गया आपको, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना रुपए निकल करके आता है देखते हैं। तो जोड़िए 0 0 0, हमको 0 मिला, 0 6 0 तो हमको 6 मिला, 8 7 15 और 6 21 का 2 रेस्ट 2, उसके बाद कितना हो गया 4 5 9 9 9 18 18 to 20, तो हमको मिल रहा है टोटल ये जो अमाउंट हो गया हमको 20,160 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तो ये सारा बुक अगर बुक शॉप से बिक जाता है तो बुक वाले को, जो बुक शॉप वाले हैं, उसको कितना रुपए रिसीव होंगे, तो उसको 20,160 रुपए रिसीव होने वाला है, ठीक है ना। तो ये
आपका एक सवाल था, बहुत ही खूबसूरत सवाल था। आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करने के लिए सीखना था, तो हमने बताया कि जो बचपन में हम लोग पढ़े थे गुना, तो उसी गुना को हम लोग फिर से कर रहे हैं। गुना करने के साथ अगर एडिशन इस तरह से आता है कि करस्पॉन्डिंग गुना हो साथ में ऐड भी हो जाए, तो उसके लिए हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं और इस तरह से लिखते हैं कि करस्पॉन्डिंग गुना होते हुए जुटे, एक हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, एक वर्टिकली लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टली में एक ही रो होगा, वर्टिकली में एक ही कॉलम होगा, ऐसा नहीं है। उसमें हो सकता है कि अलग अलग वो सेट कर दे, ठीक है ना, उसको अलग अलग रहे। केमिस्ट्री का ही 2 बात हो, 3 बात हो, अलग अलग मार्केट हो, अलग अलग बुक शॉप हो, या फिर अलग अलग रेट हो, वेरिएंट ये वेरी करे, तो उसके लिए भी वो चेंज कर सकता है। मैट्रिक्स कई अलग अलग ऑर्डर में हो सकते हैं, लेकिन आपको बनाना इसी तरह से है, ठीक है ना। तो अपना जो कॉमन सेंस है उसका यूज करेंगे। चलिए आ जाइए 20 नंबर प्रॉब्लम के बाद हम लोग लेते हैं 21 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, तो 21 नंबर प्रॉब्लम में हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है वो देखा जाए। सबसे पहले आपको सवाल दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, एज्यूम। अब यहाँ पे 20 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे पहले, सॉरी 21 का, तो उससे पहले हमको कुछ दिया गया है जो कि 21 और 22 दोनों के लिए लागू होता है। कहता है कि एक्स वाई जेड W एंड P आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। अब देखिए ये 5 मैट्रिसेस दिया गया है, इसके अलग अलग ऑर्डर दिए हैं। X का हमारे पास है 2/n, ये ऑर्डर है, और ये आपका Y है, Y का हमारे पास है 3/k। फिर आपके पास Z है, Z का हमारे पास ऑर्डर है 2/p। फिर एक W है, इसका ऑर्डर है हमारे पास n/3। फिर उसके बाद एक आपको आता है P, जिसका की ऑर्डर हमें दिया गया है P/k। ये हमारे पास ऑर्डर है, ठीक है ना। इसके अलग अलग ऑर्डर दिया गया है सारे मैट्रिसेस का। अब 21 नंबर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ये दिया गया चीज है, ठीक है ना। तो 21 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या लिखा हुआ है कि हमको लिखा हुआ है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट, है ना। तो ये जो इसका जो सो दैट लिखा हुआ है क्या, py प्लस wy। तो यहाँ पे py प्लस wy ये जो लिखा हुआ है ये चीज, ये मैट्रिसेस है ना, इसका p को y से प्रोडक्ट किया जा रहा है प्लस w को भी y से प्रोडक्ट करा। जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बोल रहा है कि n, k और p, सॉरी यहाँ पे देखिए n, k और p, ये जो स्मॉल में ये ऑर्डर के ये सब लिखा हुआ है। इसमें से कहता है कि इनका किस तरह से प्रबंध किया गया होगा। यह आपका ABCD ऑप्शन में आपको देख करके समझना है कि क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, P का जो ऑर्डर है उसको आप देखिए कि P का ऑर्डर क्या है। P का ऑर्डर है P/k, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरह से घेर के लिखते हैं। ऑर्डर हालांकि यहाँ लिखा जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे समझना है, इसलिए P को मैट्रिक्स जैसा लिख देते हैं, अंदर में इसका एलिमेंट की जगह लिखते हैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि ये क्या करना है, हम लोग को उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए अगर आप एनसीईआरटी का कोई भी बुक का सॉल्यूशन जाकर के देखेंगे, या फिर आपको एनडी मिलेगा बुक में, एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन होता है उसमें देखेंगे आप, बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव सॉल्व को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा रामायण लिखा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होता है। तो अगर उतना हम लोग लिखने लगेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव का जो टाइम है वो तो वेस्ट होगा ही, साथ ही साथ हम लोग को क्या करना था, क्या कर गए वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को एक छोटा सवाल सॉल्व करना था और उसको पूरा हम रामायण लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक ही समझते हैं कि इसको एक मतलब सिंबॉलिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना ये गलत लिख रहे हैं। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स लिए, इसका ऑर्डर को डाल दीजिए, हमारा P मैट्रिक्स है, साथ में गुना हो रहा आपका Y का ऑर्डर आपको कितना है 3/k। चलिए, प्लस था बीच में, फिर W है, W का ऑर्डर हमको यहाँ पे लिखना है n/3, ठीक है ना। फिर और एक मैट्रिक्स है आपको दिया हुआ y का फिर से हमको लिखना है यहाँ 3/k। ये हमारे पास मैट्रिक्स था, इसको हमने लिख दिया। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेशन मिलता है, सबसे पहले देखेंगे ये जो P और Y ये दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट के अब रूल को हम याद करते हैं, पिछले क्लास में प्रोडक्ट का जब रूल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था, और ये भी संभावनाएं व्यक्त किया गया था कि आगे चल के ऐसा सवाल आएगा और वहां पे हम आपको याद दिलाएंगे। क्या प्रोडक्ट रूल के क्या प्रोडक्ट होने के लिए क्या कंडीशंस है कि पहला मैट्रिक्स जो होगा उसका कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स जो होगा उसका रो, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहला का कॉलम कौन होता है, जो लास्ट में लिखा जाता है, रो कौन होता है, जो पहले लिखा जाता है। पहला का कॉलम दूसरा का रो यदि बराबर होगा तभी वो दोनों प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब के का वैल्यू कितना आ रहा है, के का वैल्यू हमको आ रहा है
3 है ना, तो k इक्वल टू हम क्या समझेंगे 3 आ गया। तो और उसके बाद यहाँ पे भी पहला कॉलम दूसरा रो हमको मिलना चाहिए, तो सेम है ही, इसमें कुछ कैलकुलेशन वाली बात है नहीं, 3 इक्वल टू 3 है। तो अब जब ये प्रोडक्ट हो जाता है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद हमको नया जो मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स प्राप्त होता है दोनों प्रोडक्ट होने के बाद, उसमें पहला का रो बच जाता है, दूसरा का कॉलम बच जाता है। इसके बारे में भी जिक्र किए थे। प्लस चिन्ह है बीच में, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 3 और के हमारे पास, सॉरी 3 नहीं n और हमारे पास के ये जो बचेगा मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब ये दो मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स एक ये मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स है, दोनों के जुट रहा है। जुटने के लिए क्या कंडीशन था, क्या लिखे थे कंफर्मेशन, तब कब होता है इसका, कि जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होते हैं तभी वो दोनों जुट सकते हैं। अब जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होने का मतलब है कि p बाई के और n बाई के दोनों सेम है, तो इसका मतलब है, आप रीजनिंग समझते हैं कि k तो k की जगह पर ही है, जिसका मतलब कि p की जगह पे कौन है, n है, इसका मतलब p किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो हमको एक कैलकुलेशन यहां से मिल रहा है कि p इक्वल टू n, तो हमने लिखा p इक्वल टू n, ये होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को मिला कि ये कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ए नंबर ऑप्शन में क्या, 3 इक्वल टू के इक्वल टू 3 p इक्वल टू n, ए नंबर ऑप्शन फुल्ली मैच करता है। अब उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, के इज आर्बिट्ररी, के कुछ भी हो सकता है, आपके मनचाहा पर है, p इक्वल टू 2 होगा, ऐसा तो नहीं है, p 2 ही होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है सी नंबर में p इज आर्बिट्ररी, p कुछ भी हो सकता है, आपका मनचाहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, के इक्वल टू 3 होगा, ऐसा भी नहीं है, के तो 3 होगा लेकिन p आर्बिट्ररी में p n के इक्वल है, ठीक है ना। उसके बाद डी नंबर में है k इक्वल टू 2 एंड p इक्वल टू 3, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये ए नंबर ऑप्शन को मैच कर रहा है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। तो इसको समझिए, बनाने के पैटर्न को समझिए, क्या होता है उसको समझिए अच्छे से, और इसको देखें कि ये आपका कौन सा नंबर ऑप्शन सही हुआ, ये ए नंबर ऑप्शन को सही बता रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो 21 नंबर अगर आप समझ चुके हैं तो आइए 22 नंबर सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ये बगल में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 22 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ, इफ n इक्वल टू p। अब देखिए n और p दोनों बराबर है, ऐसा ये पहले से दे दिया है, ठीक है ना। तो हमको ये समझने में कोई देरी नहीं होगा कि ये p और n एक ही है, हम एक ही जगह प्रयोग करने वाले हैं। आगे चल के p की जगह n लिख सकते हैं, n की जगह p लिख सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 7x माइनस 5z। अब ये देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा। अब ये जो मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने में जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, आपको सवाल दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए तो सिंपल सी बात है कि x का जो ऑर्डर है वो ये आपका, इसमें अगर किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट को गुना कर देते हैं, एक नोट्स लिखाए थे, ठीक है ना, इस तरह से आपको इस तरह से चिन्ह देते हैं, हाथ का चिन्ह बनाने की कोशिश रहता है, ठीक है ना। तो ये चिन्ह बना करके हमने 2 पॉइंट्स लिखा था कि किसी भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को जोड़ने से उसके ऑर्डर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी स्केलर यानी कांस्टेंट को किसी अदर मैट्रिक्स से, कोई भी मैट्रिक्स से किसी कांस्टेंट को जब गुना करते हैं उसमें भी आपके ऑर्डर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये पिछले लेक्चर में होगा, चौथा या 5वां लेक्चर में। तो इसका मतलब हुआ कि 7 इंटू एक्स का ऑर्डर x का ही ऑर्डर रह जाएगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं तो एक सिंपल सी बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 7 टू 14, 28, 35 और 42, ये हो गया। तो क्या ये जो 2 बाई 2 का था, क्या ये अदर मैट्रिक्स हो गया, मतलब 14 बाई 14 का हो गया क्या, नहीं ना, ये 2 बाई 2 का ही है अभी, तो ऑर्डर में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए 7x भी x के ही ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो हो जाएगा x का ऑर्डर है 2 बाई n। उसके बाद देखिए माइनस 5z जो है z के ऑर्डर जितना होता वही होगा, 2 बाई p ये होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स घट रहा है, जहां जैसे यहाँ पे जुट रहा था सेम होगा, तो यहाँ पे घट रहा है, इसका मतलब ऑर्डर दोनों का क्या होना है, सेम होना है। सेम होना मतलब 2 बाई n 2 बाई p के बराबर होगा, 2 बाई n ये और 2 बाई p ये दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। तो अब क्या आंसर यहाँ पे कैलकुलेशन ये निकल रहा है, n p के बराबर, वो तो दिया हुआ है। करना क्या था, करना था कि हमको ऑप्शन देखना था कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन में है p बाई 2, तो p बाई 2 संभव नहीं है क्योंकि p पहले नहीं है। दूसरा ऑप्शन में 2 बाई n, देखिए 2 बाई n यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, p के जगह n को लिख सकते हैं। तो p की जगह यहाँ पे जो p है इसको हम लोग n लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना n इक्वल टू p, तो हम क्या कर रहे हैं, p के जगह n को लिख दीजिए, ठीक है ना, ये चीज हमारे पास होता है। तो अब ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इसका जो घटने के बाद जो होगा वही ऑर्डर रह जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 बाई n। तो ये बी नंबर ऑप्शन सेम हो गया। अगर यहाँ पे हमको p मिलता
2/p मिलता सवाल में, 2/p अगर हमको आंसर में मिलता तो हम यहाँ 2/p n की जगह p यूज करते, यहाँ 2/n मिल रहा है तो p की जगह n यूज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जो प्रोसेस हम लोग तैयार करते हैं, जो प्रोसेस पर चलते हैं, जैसे भी चलते हैं, वो आपका किसी खास पैटर्न पर, टॉपिक पर या किसी रूल पर चल रहा ऐसा जरूरी नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव आपको बनाने के लिए जितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंट होते हैं, जितना स्पीड से काम कर सकते हैं, वो उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो इसके लिए लंबा चौड़ा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा होता है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। आपको समझना है अच्छे से, और बनाने का ये तरीका हमने एक पैटर्न बनाया कि ताकि आपको समझ में आए। हालांकि ये भी नहीं करेंगे तो भी आप देख करके बोल सकते हैं इसका आंसर सर ये होने वाला है और इसका आंसर ये होने वाला है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपका जो ये सवाल था 22 नंबर प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हमारा जो 3.2 वाला एक्सरसाइज था, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपके लेक्चर 8 तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों को जो भी पूरा मतलब मैथमेटिक्स का जो 12th का जो मैथमेटिक्स है, ये वीडियो लेक्चर पूरा डाला जाएगा, और इसमें ये शक नहीं करना है कि पूरा डालेंगे कि नहीं डालेंगे, एक तो वीडियो डाल देंगे फिर बाद में छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा वीडियो डाला जाएगा, एक तरफ से डाला जाएगा। स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि सर पूरा वीडियो डालने वाले हैं कि नहीं डालने वाले हैं, पूरा पढ़ाइएगा, एक तरफ से पढ़ा दीजिएगा सर, ठीक है ना। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, ठीक है ना, और स्टडी अच्छे से करना है। पूरा वीडियो डाला जाएगा। आप जब तक ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो पूरा वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है ना। सवाल बनाइए, अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके जरिए हम आपको कुछ बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा लेक्चर समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।